नमस्कार साथियों, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK पटेल सर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल पर ऊपर दिखाया गया है कि आज से हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो पूरी की पूरी सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 500 साइंस के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके SSC के भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपके NTPC में भी जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आप जितने भी एग्जाम आपकी तैयारी करते हैं उन सभी में साइंस का जो पोर्शन होता है, उन साइंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये हमारे यहाँ पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। आप सभी लोग इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है यानी प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं डिफ्यूजन यानी विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, चौथा ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको देखो, हम आगे यहाँ पर बता रहे हैं। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये वाली, जैसे कोई माने एक ऑब्जेक्ट से यहाँ पर एक किरण जा रही है और वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रही है बाहर के पीछे की तरफ, तो ये हमारा पार्ट होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किरण। बात समझ रहे हैं ना? तो यानी कि किसी भी मीडियम, यानी अगर ये एक मीडियम है, इस मीडियम को पार करके अगर कोई रेज नहीं जाती है तो वो कंडीशन हमारी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बोली गई है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। डेफिनेशन आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोली गई है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तथा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो यह पूर्णतः सघन माध्यम में लौट आती है। पूर्ण इस प्रकार का प्रकाश पुनः लौटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, यानी पाचन थैली कहें या इसको हम कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? सुसाइड सेल यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है ना? तो इसमें गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम नहीं होते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जो सेल वाला टॉपिक है बायोलॉजी में, अगर कोशिका वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बायोलॉजी में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। अगला क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि इसको कहते हैं पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा, पावर हाउस कहते हैं हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को। यहीं पे ATP और ADP का निर्माण होता है। ATP और ADP, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं। और ADP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट समूह के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये दोनों जो फुल फॉर्म है ATP और ADP के फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, और जो इनके माध्यम से जो ऊर्जा होती है वो इन्हीं माध्यम से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी लोग। रक्त के जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य है, यानी कि आपको बताने इन 4 में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको प्लेटलेट्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट। तो आइए बताइए इसका सभी लोग आंसर कितना होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या सही आंसर हो जाएगा? प्लेटलेट्स जो हैं रक्त की क्लॉटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बात समझ रहे हैं ना सभी लोग?
सभी लोग साथ साथ में क्वेश्चन को करते भी चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें सभी लोग। जो बोला गया कि रक्त समूहों की खोज किसने की थी, यानी ब्लड ग्रुप्स जो खोजे गए थे वो किसके द्वारा खोजे गए थे। ऑप्शन दिए हैं अल्मान, और सेकंड ऑप्शन है लैंडस्टाइनर, चौथा ऑप्शन है लॉस, और चौथा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस। तो इसका जो सही आंसर है रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है ना। रक्त समूह कितने होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ, और इसी में पॉजिटिव और निगेटिव सब में होते हैं, सब में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वदाता सर्वग्राही का पैटर्न होता है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है साधारण बल कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं इसको, तीसरा ऑप्शन है कोशिकीय बल, कोणीय बल, चौथा ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल। तो अगर वृत्त जो बल है वो अगर केंद्र की ओर लग रहा है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल। इसी में एक बल होता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या कहते हैं, जब जो वस्तु का जो केंद्र होता है यानी बल जो अगर केंद्र की तरफ लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बात समझ रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। पराध्वनि क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिएगा, पराध्वनि का मतलब ये होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अगर ध्वनि जो होती है उसको पराध्वनि कहते हैं। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, ऑप्शन पहला है पतंगा, दूसरा है हाथी, तीसरा है शार्क और चौथा है पारपाइस। तो कौन सा इसमें सही आंसर है, देखिए हाथी तो होगा नहीं, पतंगा होगा नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारपाइस। पारपाइस क्या होता है और ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे अगले इसमें दिया गया है। पॉरपाइस देखने में डॉल्फिन की तरह दिखने वाला एक जो है स्तनपायी प्राणी है। देखो पराध्वनि के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं। इसका जो परास होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका जो परास है वो देखो यहाँ पर बोला गया 20,000 हर्ट्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। पराध्वनि की जो है फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज पराध्वनि की फ्रिक्वेंसी होती है। और पॉरपाइस क्या है, पॉरपाइस डॉल्फिन की तरह दिखने वाला एक समुद्री जीव है और स्तनपायी जीव है आपका भी एक। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस इन 4 ऑप्शन में से किसका पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। तो इन 4 में से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। इन सभी के फॉर्मूले देख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है ना, ये 3 है ये 2 है। तो ये चारों फॉर्मूले हमने बता दिए। पीएच मान 7 से कम होगा अमोनियम क्लोराइड का और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो फॉर्मूले भी सब लोग तैयार करते रहेंगे। केमिस्ट्री में जो भी इसमें क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के बेसिस पे आते रहेंगे वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 से पहले देखो हमने यहाँ पर एक चार्ट हमने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। देखो ये जो 7 पीएच मान होता है इसका मतलब ये न्यूट्रल की स्थिति होती है। 7 के नीचे जैसे हम आगे आएंगे और जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे यानी 7 से ऊपर जैसे जाएंगे वैसे ही हम बेस की यानी क्षारीय धातुओं की तरफ क्षारीय होते जाएंगे और जैसे ही हम इधर नीचे की तरफ आएंगे यानी 7 से कम हो जाएंगे तो हम वहाँ पर एसिड की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर बोला गया कि बैटरिक एसिड है, लेमन जूस है, विनेगर है, मिल्क है, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सबको देखो एसिड रेन बताया गया। एसिड रेन किससे किससे के बीच में होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती, मतलब हर एक चीज़ आपको इस टेबल में यहाँ पे दी गई है। तो सभी लोग इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा तो शायद आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है। पहला है आयरन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है एल्युमिनियम।
तो आपको यहाँ पे बताना है लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन। आयरन एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करती है, आपको यहाँ पे ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉपर, लेड, सिल्वर और एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी लोग बताइए कितना होगा। तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा। ये एक बार पूछा गया, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मधुमेह होने का क्या कारण है। देखो शुगर, आज की डेट में जो शुगर है वो एक नॉर्मल सी बीमारी है। तो मधुमेह होने के कारण क्या है, तो मधुमेह होने का कारण है इंसुलिन का कम उत्पादन है, ठीक है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर एल्युमिनियम, इंसुलिन का कम उत्पादन, इसका आंसर सही होगा। लेकिन केवल एक ही फैक्टर नहीं होता है, इंसुलिन का अगर कम उत्पादन होगा तो मधुमेह होगी। सिर्फ एक फैक्टर वर्क नहीं करता है मधुमेह होने के लिए, मैक्सिमम फैक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इन 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंसुलिन का कम उत्पादन, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो इंसुलिन के बारे में हमने पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। इंसुलिन क्या है, देखो पाचन तंत्र में देखो इंसुलिन क्या होता है, खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट को जो है वो ग्लूकोज में बदलता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पैंक्रियाज नाम के अंग से उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पे ये भी चीज़ आ गई है, इंसुलिन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इंसुलिन अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और ये करता है क्या, ये ग्लूकोज को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे बोला गया कि डायबिटीज 2 टाइप की होती है। पहले टाइप की डायबिटीज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना, इंसुलिन की कमी हो जाती है। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि इंसुलिन की कमी होनी होती है तब क्या होता है। अच्छा, दूसरे टाइप के डायबिटीज क्या होता है, जहाँ पर इंसुलिन तो पूरा बनता है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो वो आपकी टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। आप देखो इंसुलिन के कार्य कौन से हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, पूरी की पूरी डिटेल हमने आपको इस चार्ट में यहाँ पर बताई है। तो और इंसुलिन के बारे में पूरी जानकारी आप इस वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, diabetisia.org। तो ये तो खैर एक एक्सटर्नल मैटर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर। लेकिन इंसुलिन के बारे में जितना मैक्सिमम हो आप पढ़ लीजिएगा। मधुमेह के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपको इतनी डिटेल में यहाँ पे बताया है। आगे बोला गया टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस किसका वैज्ञानिक नाम है। पहला बोला गया अमरूद का, दूसरा बोला गया सौगौन का, तीसरा बोला आंवला, चौथा है चीकू। अच्छा एक चीज़ है आपको और बता दें, वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए हम आपको सभी के वानस्पतिक नाम बता देते हैं। अमरूद का जो वानस्पतिक नाम है सीडियम है, PSIDIUM सीडियम है। सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस लिन होता है, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा टेक्टोना ग्रैंडिस लिन होगा। आंवला का रासायनिक नाम होता है फाइलेथस एम्बिलिका, फाइलेथस एम्बिलिका आंवला का रासायनिक नाम लिख नहीं रहे केवल बता दे रहे हैं। चीकू का जो वैज्ञानिक नाम होता है मिनिकारा जोपाटा, उसका नाम होता है जापोटा, इसका नाम होता है मैनिकारा जापोटा, चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है। तो आप वैज्ञानिक कुछ याद कर लीजिएगा, चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके पेपर्स में। निम्नलिखित में कौन सी परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। देखो परमाणु के अंदर कौन कौन स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका आंसर होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा कौन सा होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा है। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा क्या होता है, ये चीज़ें जो काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, थोड़ा सा ये है पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी कहा जाता है, यानी कि जो जलकुंभी है उसे किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए आपके पिस्टिया, ओपनसिया, एजिलोप्स, एकॉर्निया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एकॉर्निया इसका सही आंसर हो जाएगा। आम जलकुंभी हम एकॉर्निया को कहते हैं। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तत्व यानी धातु, ये भी पूछा जाता है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड रूप में रहती है। ऑप्शन पहला है फास्फोरस, पारा, सोडियम और एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका सही आंसर है पारा, ठीक है ना।
ये जो धातु होती है नॉर्मल लिक्विड अवस्था में रहती है, जो आपने देखे होंगे ना थर्मोमीटर जो होता है, जो तापमान मापने के लिए होता है, और हार्ट बीट मापने के लिए जो होता है, उन सभी में पारा धातु का यूज किया जाता है। ठीक है, पारा धातु है ये, और ये बहुत जहरीली धातु होती है पारा धातु। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि क्या होती हैं? पहले सबसे पहले इसका ऑप्शन देखिए, अदिश राशि पहला ऑप्शन है भार का, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है यंग का मापांक, चौथा ऑप्शन है आपका त्वरण। तो अदिश राशि इनमें से कौन सी है? यंग का मापांक एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सभी लोग। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितने भाग होती है? ऑप्शन पहला 125 भाग, 25 भाग, 5 भाग, 0 भाग। तो प्रति मिलियन 5 भाग ऑक्सीजन होती है। नदियों में घुली हुई मात्रा में कितना होता है? प्रति मिलियन 5 भाग ऑक्सीजन वहां पर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्ता टोरिसेली, चार्ल्स जेवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर, गुस्ताव ताउसो। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो सही आंसर हो जाएगा एवांजेलिस्ता टार्सोली, यानी पहला नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको जो है याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मानवों का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग जो है हमारी होती है वो त्वचा ही होती है। ठीक है, त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत और लीवर, तो इसमें सबसे बड़ा अंग हमारा हो जाता है त्वचा। अगला बोला गया है डोलेनिक्स रजिया रिफन किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, डोलेनिक्स रजिया रिफन, देखो वैज्ञानिक नाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये देखो पहला ऑप्शन है बरगद, दूसरा है गुलमोहर, इमली, और चौथा ऑप्शन है चीकू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलमोहर। डोलेनिक्स रजिया रिफन ये गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है ये आपका। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम काफ़ी पूछे जाते हैं, बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम पूछे जाते हैं, थोड़ा याद कर लीजिएगा सभी लोग। तो बोला गया अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा आता है, देखो ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो अमीबा किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रोटोजोआ, यानी अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सभी लोग। निम्न में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? P1, P6, P4, P5। सफ़ेद फास्फोरस कौन सा है? तो इसमें सफ़ेद फास्फोरस है P4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। P6 एक दवा आती है, ठीक है, तो P6 नहीं होगा, P4 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा P4। ठीक है ना, दवा आती है, पेट के लिए दवा होती है P6। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्ट करेगा यहाँ पर। तो सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक नाम होता है P4। ठीक है, अगला बोला गया क्वेश्चन नंबर 24, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, आप सभी लोग उसको रट लीजिए एकदम। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता लाइकेंस का, सल्फर डाइऑक्साइड ये लाइकेंस से डायरेक्ट संबंध होती है। तो ऑप्शन देखो सहवाल, ब्रायोफाइटा, प्रोटोजोआ, लाइकेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाइकेंस, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है? किस वायरस के कारण चेचक होती है? चेचक किस वायरस के कारण होती है? ऑप्शन है रूबेला वायरस, हार्पिस जोस्टर वायरस, रेबीज वायरस, वेरियोला वायरस। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो वायरस चेचक होती है वो हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण होती है। इसको अगर दूसरी बात करें तो इसको हम कहते हैं बड़ी माता। क्या कहते हैं? बड़ी माता जो है वो हार्पिस जोस्टर वायरस के कारण होती है। और जो वेरियोला वायरस होता है ये भी चेचक से संबंधित होता है, लेकिन ये जो होता है ये छोटी माता नाम की जो बीमारी होती है ये वेरियोला वायरस के कारण होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो बड़ी माता, छोटी माता, सभी जो जिन लोगों को ये बचपन में छोटे बच्चों को अधिकतर होती है, तो ये चीज़ पता होगी सभी को। ठीक है, तो आज की डेट में हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी आगे 25 क्वेश्चन कल फिर हम डिस्कस करेंगे और ये लगातार हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में अगर कोई क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, पहली स्लाइड में हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया 93 36 000 583, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई क्वेरी होती है जो आपको नहीं समझ में आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिएगा, आपकी क्वेरी का हम समाधान यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, और ये जो PDF है ये PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये क्लास जो है अभी इस समय जो आपकी हो रही है ये क्लास आपकी रेगुलर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।